तो लंबे समय तक ओपीएस और एनपीएस को लेकर विवाद के बाद कल केंद्र सरकार ने एक नई पेंशन योजना यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम या फिर यूपीएस कह लीजिए उसे मंजूरी दी है। एनपीएस के तहत सबसे बड़ा सवाल यह उठाया जाता था कि इसमें कितनी पेंशन मिलेगी, इसका जिक्र नहीं है। लेकिन यूपीएस के तहत आखिरी 12 महीनों की बेसिक सैलरी का यहां पर 50% पेंशन के तौर पर फिक्स किया गया। ये स्कीम 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी और जो कर्मचारी अभी एनपीएस के तहत हैं उनको यूपीएस में शिफ्ट होने का पूरा मौका भी मिलेगा। यूपीएस का अभी जो बारीकी से डिटेल्स हैं वो अभी सामने आनी बाकी है, लेकिन विपक्ष इसे लेकर भी सवाल खड़े कर रहा है क्योंकि कोई इसे मोदी सरकार का यूटर्न कह रहा है तो कोई इसे जुमला बता रहा है। यूपीएस को लेकर कर्मचारी संगठनों की भी मिली जुली राय है इस पर। आज हुंकार में यूपीएस की एक एक बारीकी और इसके फायदे नुकसान की चर्चा करेंगे, लेकिन पहले जरा वार पलटवार देख लेते हैं। अब मिनिमम 10,000 तो कर ही दिया। इसका कंपैरिजन ओपीएस की तरह कर ही सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी स्कीम है। एक ऐतिहासिक फैसला है, बुढ़ापे की लाठी का कार्य करेगी। ओल्ड पेंशन स्कीम थी, लास्ट बेसिक का हमें 50% मिलता ही था, इसमें भी यही लागू किया गया। हमें सीधा सीधा पुरानी पेंशन बहाली चाहिए। चुनावी जुमले की तरह हमें पहना दिया गया है यूपीएस, ये हमें स्वीकार नहीं है। ये बहुत ही अच्छा है। 14% से बढ़ा के 18% कर दिया और राहुल गांधी को चाहिए कि उनकी पार्टी का जो राज्यों में सरकार है, केंद्र के इस मॉडल को अपने अपने राज्यों में भी लागू करें। हमारा ये कहना है कि हमें ओल्ड पेंशन स्कीम चाहिए, वो बहाल हो, ये बहाल कर दें, वरना जब हम सत्ता में आएंगे तो हम ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल करेंगे। जो लाभ हैं पुरानी पेंशन के, वो करीब करीब सारे उन्होंने इसके अंदर समाहित करने का काम कर दिया। भारतीय जनता पार्टी की अकल थोड़ी ठिकाने आई है। बहुत जल्द और भी अन्य जो इन्होंने फैसले लिए, उस फैसले को भी बहुत जल्द वापस लेंगे। मैं समझता हूँ ये देश के जितने सरकारी कर्मचारी, उनके लिए बहुत ही खुशी की बात है। 25 लाख हमारे कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। अगर राज्य सरकारें एग्री हो जाए इस पर तो 90 लाख कर्मचारियों को इससे फायदा मिलेगा। सर्विस में हूँ, रिटायर्ड हूँ, ये हमेशा एक बड़ा मुद्दा रहता है। पहले ओल्ड पेंशन स्कीम थी, 2004 में न्यू पेंशन स्कीम बनी, उसको एनपीएस कहते हैं। तो कांग्रेस पार्टी इन सबों ने इसका समर्थन किया, बाद में विरोध किया। तो सरकार कह रही है कि केंद्रीय कर्मचारियों की गरिमा और उनकी आर्थिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने वाली योजना है, तो विपक्ष इस पर भी सवाल खड़े कर रहा है। इसी पर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं आपसे परिचय उनका करा दूं। बीजेपी के प्रवक्ता अजय आलोक हमारे साथ जुड़ गए हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रवक्ता राजकुमार भाटी भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। राजीव रंजन है जेडीयू के प्रवक्ता। इसी के साथ आरजेडी के प्रवक्ता नवल किशोर हमारे साथ हैं। यहाँ स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री जी भी मेरे साथ हैं और वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज पर। आपकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये केंद्रीय कर्मचारियों के भले के लिए ये स्कीम है, लेकिन आपको लग रहा है कि टेंशन वो दूर हो जाएगी क्योंकि विपक्ष ये कह रहा है। आलोक जी से शायद संपर्क नहीं हो पा रहा है। चल ठीक है, आलोक जी का रुख मैं कर लेती हूँ। राजीव रंजन जी से इस पर बात कर लेते हैं। राजीव रंजन जी, क्योंकि अब इस पूरे मामले को विपक्ष ये कह रहा है कि दरअसल ये तो सरकार का यू टर्न है और अभी तो इंतजार कीजिए, बहुत सारी चीजों में यू टर्न होना बाकी है। अब देखिए, सवाल ये है कि उन्होंने इसे एक बेहतर योजना तो जाने अनजाने में मान लिया। अगर वो यू टर्न मानते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि सियासत में केवल अगर बयान जारी करने से ही विपक्ष की भूमिका का निर्वहन हो जाता है तो ऐसा वो करते रहे। लेकिन अगर ओल्ड पेंशन स्कीम, न्यू पेंशन स्कीम और यूनिफाइड पेंशन स्कीम को अगर तुलनात्मक तौर पर देखें तो ओल्ड पेंशन स्कीम की जो के भविष्य को लेकर जिन्होंने भी बड़े बड़े वायदे किए, पिछले 5 वर्षों में 5 ऐसे राज्य जिन्होंने ऐलान किया कि अगर वो सत्ता में आएंगे तो वो अपने यहाँ ओपीएस लागू करेंगे, लेकिन हिमाचल प्रदेश को छोड़कर कहीं भी ये लागू नहीं होगा।
राजस्थान में कुछ लोगों को मिला, कुछ लोगों को नहीं मिला, और कुछ अव्यवहारिक शर्तें रख दी गई झारखंड पंजाब की ओर से। और कमो बेस ये पूरा का पूरा ओपीएस उनके पास अगर वायदा पूरा करने का दम नहीं था तो फिर ऐसे गगनचुंबी वायदों का कोई औचित्य नहीं था। अब अगर हम एनपीएस को देखें तो एनपीएस और यूपीएस के बीच का जो फर्क है वो निसंदेह ज्यादा सरलीकृत जो गणना की पद्धति है वो बेहतर होगी, लोगों को राहत बेहतर तरीके से मिल पाएगी। जो आश्रितों को के मन में आशंकाएं थी कि पेंशन पाने वाले कर्मचारी की मृत्यु हो जाए तो फिर उनके लिए क्या योजनाएं होंगी, तो उन्हें 60% का विलंब भुगतान, उसके बाद मुद्रास्फीति से उनके जीवन पर कोई असर नहीं पड़े, उसको भी इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन के तौर पर उसको बहाल रखने का काम किया गया। और इसके साथ ही जो भी चीजें हैं कि 10 वर्ष की सेवा भी अगर आप जो तुलना कर रहे हैं ना, दरअसल यही तो आधार बनाकर विपक्ष भी कह रहा है ना। अजय आलोक, आप इसका जवाब दीजिएगा, आपसे पहले बात नहीं हो पाई थी। यही तुलना शायद विपक्ष भी कर रहा होगा और इसीलिए मल्लिकार्जुन खड़गे ये कह रहे हैं कि ये दरअसल मोदी सरकार का यू टर्न है। यूनिफाइड का यू मतलब मोदी सरकार का यू टर्न। चलिए इसको यू टर्न ही मान लें मल्लिकार्जुन खड़गे के हिसाब से। अगर हमारा यू टर्न है और जनता के भले के लिए है तो मल्लिकार्जुन खड़गे को घोषणा करनी चाहिए ना कि कांग्रेस शासित सारे राज्यों में उसको लागू कर देंगे। क्यों? अपने कर्मचारियों को फायदा नहीं देना है क्या? इनके लिए कर्मचारी क्या, इनके लिए नौकर चाकर हैं जो इनका काम करते रहे, उनको फायदा नहीं मिलना चाहिए? अरे मुझे समझ में नहीं आता है ये कौन सी मानसिकता है भाई। हर अच्छे कामों में भी राजनीति ढूंढने लगते हैं। ये फुल्ली कंट्रीब्यूटरी स्कीम है। अभी राजीव जी बता रहे थे मिनिमम एश्योर्ड पेंशन है कि कोई 10 साल की भी नौकरी करता है तो पहले पेंशन का प्रावधान नहीं था, उसको कम से कम 10,000 पेंशन मिलेंगे। कोई 10 से 25 के बीच में नौकरी करता है तो उसके एवज में उसको पेंशन मिलेंगे। इसको इंडेक्सेशन से जोड़ा गया है तक और तक की महंगाई के हिसाब से एक्चुअल कंज्यूमर इंडेक्स के हिसाब से उसमें डीएनएस अलाउंस में बढ़ा के मिलेगा। एश्योर्ड पेंशन है कि अगर मान लीजिए कर्मचारी की मौत हो जाए तो उसकी पत्नी को, उसके आश्रितों को 50% 60% पेंशन मिलेगा। दिक्कत कहाँ है इसमें? राजनीति ढूंढने की जरूरत कहाँ है? मिनिमम एश्योर्ड, मिनिमम गारंटीड पेंशन उसका थी। उसके बाद केंद्र सरकार अपना लाभांश 14% से बढ़ा के साढ़े 18% कर चुकी है। एम्प्लॉय का कोई कंट्रीब्यूशन इसमें लगेगा नहीं। विपक्ष को प्रॉब्लम क्या है मल्लिकार्जुन खड़गे को? कितना झूठ बोलेंगे? हिमाचल प्रदेश में ओपीएस 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 4 साल हो गए हिमाचल के सरकार बने हुए, लग गया ओपीएस। अशोक गहलोत कब का चले गए ओपीएस लगाते लगाते। अरे झूठ की एक सीमा होती है। 70 साल तक आप इसी तरह को झूठ को कंटिन्यू करके कब तक चलाइएगा? आपने कभी कर्मचारियों का भला कभी किया है? और आप जब इसको यूटर्न हमारा मान रहे हैं, चलिए हम ये मान लेते हैं हमने यूटर्न ले लिया। अगर यूटर्न करके अगर हम जनता का भला कर रहे हैं तो उस भला को आपको करने से किसने रोका है? ये मानसिकता जो है ना कि बीजेपी जो करे, मोदी जो करे वो गलत, ये मानसिकता देश को कहीं नहीं छोड़ेगी। ठीक है, चलिए मैं इसका जवाब दूं। बल्कि हमने तो ऑप्शन भी दिया है कि जो लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि आपको लग रहा है कि अब ओपीएस, आप इसे कह रहे हैं कि ये केंद्रीय कर्मचारियों के लिए भला है, लेकिन क्या ओपीएस की मांग अभी भी अगर की जाएगी? क्योंकि तुलना अगर करेंगे तो ओपीएस कई ऐसे कर्मचारी हैं जो उससे ही बेहतर अब भी मान रहे हैं। लेकिन मैं आपका जवाब राजकुमार भाटी से लेती हूँ। राजकुमार भाटी यहाँ पर कह रहे हैं अजय आलोक कि भाई हर चीज में राजनीति ढूंढनी जरूरी है क्या? ये केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बेहतर सुविधा है, इसका तो स्वागत आप लोगों को भी करना चाहिए, बजाय इसके कि आप इसमें कमियां ढूंढें या फिर तंज करें कि ये यू टर्न है। नहीं, ये इनका सबसे कमजोर पक्ष है कि जब भी कोई मुद्दा उठता है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं इस पर राजनीति ना करें। अब अगर कर्मचारियों को दी जा रही सुविधाओं के ऊपर भी राजनीति नहीं होगी तो और किस बात पर राजनीति होगी? दूसरी बात, आपने सही सवाल पूछा और जो राजीव रंजन जी भी कह रहे थे वो बार बार इसकी यूपीएस की तुलना एनपीएस से कर रहे थे। एनपीएस से मत करिए, इसकी तुलना ओपीएस से करिए जो ओल्ड पेंशन स्कीम है। कर्मचारियों की मांग यही थी कि ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की जाए और हमारी पार्टी, विशेष तौर पे मैं अपनी पार्टी के बारे में कहूँगा कि हमने उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भी 22 में और 24 में भी लोकसभा के चुनाव में ये मुद्दा प्रमुखता से रखा था कि ओल्ड पेंशन स्कीम लागू होनी चाहिए। अब माननीय मोदी जी को ये बताना चाहिए कि ओल्ड पेंशन स्कीम में दिक्कत क्या है, उसमें कमियां क्या हैं, उसकी कमजोरियां क्या हैं। आप यू टर्न लेना भी चाहते हैं लेकिन फिर भी पूरी सुविधा कर्मचारियों को देना नहीं चाहते। लेकिन मैं एक बात पॉजिटिव ये कहूँगा कि ये लोकतंत्र की जीत है और ये जो 24 के चुनाव में
देश की जनता ने मोदी जी की सीटें कम की हैं, भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम की हैं, तो आज ये इतना सोचने को विवश तो हुए हैं, वरना ये तो इतनी बड़ी तानाशाही में भरे हुए थे कि किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। अभी इन्होंने पीछे वक्फ बिल पे भी यूटर्न लिया, वही अजय लोग भी कह रहे थे और राजीव रंजन ने भी वही उठाया कि भाई आप कम से कम इस बात को मान तो रहे ना कि ये बेहतर है, तो इसका मतलब ये माना जाए कि आप लोग भी आगे, क्योंकि अब ये राज्यों के ऊपर डिपेंड करता है कि इसे लागू करें या ना करें। थोड़ा सा बेहतर देने के बजाय पूरा बेहतर क्यों नहीं करते? बेहतर है मान लिया, लेकिन थोड़ा सा बेहतर करने के बजाय पूरा बेहतर क्यों नहीं करते? आप फिर भी उसमें कमियां क्यों, कमजोरियां क्यों छोड़ते? ये भी पूछा जाएगा ना कि 10 साल यूपीए की सरकार थी, समर्थन ही तो 2004 से लेकर 2014 तक, फिर तब क्यों नहीं ये सवाल खड़े हुए कि भाई पहले वाली योजना को क्यों ना लागू किया जाए, तब ओपीएस को क्यों नहीं लागू किया, तब आप लोगों ने ये दबाव क्यों नहीं बनाया? ये भी तो प्रश्न उठेगा ना फिर। नहीं, पहली बात तो श्रीन जी, मैं समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता हूँ, समाजवादी पार्टी यूपीए में शामिल नहीं थी, लेकिन अगर एक बार सरकार ने गलती की है तो दूसरी सरकार भी उस गलती को करे जाएगी। ये कांग्रेस से आदर्श, कांग्रेस इनका आदर्श है क्या? ये कांग्रेस से दिशा लेते हैं क्या? अखिलेश यादव वहां पर थे ना मुख्यमंत्री, तो तब आप लागू कर देते अगर आपको वाकई इस चीज से इतनी दिक्कत है। हाँ, हम 17 तक थे, 17 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो क्या ये पुरानी सरकारों के आदर्श मान के चलती हैं? ये कोई नया काम नहीं करती है मोदी जी की सरकार। जब कर्मचारी पूरे देश में आवाज उठा रहे थे, बड़े बड़े आंदोलन, पुरानी सरकारों में तो आपकी सरकार भी थी ना राजकुमार बाटी जी, लेकिन अब जब जनता ने, हाँ मैं मानता रहा हूँ कि 17 तक हमारी सरकार थी, लेकिन 17 के बाद ही ये मांग जोर पकड़ी है ओल्ड पेंशन स्कीम की। आप देख लें, रिकॉर्ड देख लें, तब तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि जब मोदी सरकार आई तब इस मांग ने जोर पकड़ा, उससे पहले ओपीएस अगर नहीं था, एनपीएस था, तो उससे किसी को कोई दिक्कत नहीं थी, आप ये कह रहे हैं राजकुमार बाटी जी? और दिक्कत अचानक तब आ गई? मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा, मैं तो कह रहा हूँ पहली सरकारों में भी ना, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा, मैं तो ये जोर दे के कह रहा हूँ अगर पहली सरकारों ने कोई गलतियां की हैं तो क्या ये सरकार भी उस गलती को ही दोहराएगी? अब तो कम से कम ठीक कर देते, अब लेके आ रहे हो तो आप मान तो रहे हैं कि गलती थी, ठीक है। मैं चाहती हूँ एक छोटा सा रिएक्शन आप यहाँ पर अजय आलोक दे दें, क्योंकि यहाँ पर देखिए विपक्ष ओपीएस की मांग अभी भी कर रहा है और कह रहा है कि भाई जब आप बेहतर देना ही चाहते हैं तो फिर बेहतरीन जो इस स्कीम में से सबसे ज्यादा है वो है ओल्ड पेंशन स्कीम, वो क्यों नहीं? फिर उसके बाद में बाकी मेहमानों का रुख करती हूँ। शिरीन एक कहावत है, अज्जल गगरी छलकर जाए। पढ़ लेना चाहिए ना ओल्ड पेंशन स्कीम या यूपीएस में, दोनों में अंतर क्या है, कंपैरिजन स्टडी करके पढ़ लीजिए उसको। भाई ओल्ड पेंशन स्कीम में 10 महीने का एवरेज एटीन्यूएशन का 50% दिया जाता था, उसको डियरनेस अलाउंस सिर्फ 6 महीने का था। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सुपर एनुएशन दे रहे हैं पूरे 12 महीने का, उसका 50%। तो पैसा बढ़ गया कि पैसा घट गया? आप घटा हुआ पैसा क्यों देने को बात कर रहे हैं एम्प्लॉयज को? थोड़ा सा उसमें अध्ययन कीजिए प्रॉपर। दूसरा चीज कि इसको इंडेक्सेशन से जोड़ा गया है। इंडेक्सेशन से जोड़ने का फायदा क्या होगा? आज जो मेरी पेंशन है, अगर आज मैं रिटायर करता हूं और 5 साल बाद में जो पेंशन लूंगा तो वो करंट महंगाई के इंडेक्स होगा। ये करना जरूरी है कि नहीं? तो तमाम चीजों को आप देखिए, इसमें गलत क्या है वो बताइए। महंगाई भत्ता भी तो शामिल है, बस ये राजनीति कर रही है सरकार, यू टर्न ले रही है सरकार। ओपीएस वालों को महंगाई भत्ता मिलता है, महंगाई भत्ता भी शामिल है, उसमें भी शामिल है ना भाई। ओपीएस वाले को महंगाई भत्ता शामिल है। सुपर एनुएशन पे जब रिटायरमेंट पे ओल्ड पेंशन स्कीम में 10 महीने का 50% या टेन्योर ऑफ सर्विस देखी जाती थी। इसमें सीधी लमसम अमाउंट है 12 महीने का या सर्विस एनुएशन का। इसमें मल्टीपल ऑप्शन दे दिया गया है, 10 साल के नीचे वाले का भी, 10 से 25 का भी और 25 और ऊपर वाले 10 महीने का एवरेज, मतलब यही है ना, सैलरी का 50%। उसमें जो भी ज्यादा है उसी के आधार पर है ना पेंशन आपकी फिक्स होती है। एग्जैक्टली जिसमें जो ज्यादा हो। तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि ऑपोजिशन कम क्यों देना चाहता है जब केंद्र सरकार तैयार है। और दूसरी बात एक और, ये फिक्स पेंशन स्कीम है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। इसमें केंद्र सरकार 18.5% जो अपनी तरफ से बढ़ा के लाई है उसको हर साल बजटरी प्रोविजन करेगी उसका। इसमें कहीं पे ये भी गड़बड़ नहीं हो सकती, इसका बजटरी प्रोविजन नहीं हो सकता। ओपीएस में कर्मचारियों की सैलरी से कोई भी ना तो कोई कुछ कटता था ना उन्हें कुछ देना है, लेकिन अब 10% तो देना होगा। ओपीएस और यहाँ पर यूपीएस में ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। सबसे बड़ा डिफरेंस यही है ना बेसिक। कंट्रीब्यूटरी स्कीम एनपीएस भी थी, ओपीएस कंट्रीब्यूटरी स्कीम नहीं थी। ये भी कंट्रीब्यूटरी स्कीम है प्लस फंडेड स्कीम है, फर्क यही है।
अब फंडिंग यहाँ 18.5% हो रही है, जिसके तहत पहले साल में 6,720 यही तो सबसे बड़ा करोड़ एतराज है ना सरकार जालोक देगी, जी, 800 करोड़ कि रुपए एरियर ओपीएस कर फिर देगी। बेहतर क्यों है यूपीएस से, और इसी बात को लेकर मेरा प्रश्न भी था। ठीक है, चलिए अब कुछ और मेहमानों को मैं यहाँ पर शामिल करती हूँ, वो भी इंतजार कर रहे हैं, फिर मैं आपके पास आती हूँ। नवल किशोर, आपका रुख करती हूँ, क्योंकि अब इस पूरे मामले को लेकर दरअसल बीजेपी ये कह रही है कि मानने को तो तैयार है, लेकिन क्या करे, राजनीति आड़े आ जाती है, इसीलिए इसको स्वीकार नहीं किया जाएगा विपक्ष की तरफ से। देखिए, बिल्कुल नहीं। जो एक्सपीरियंस है एनडीए सरकार की, खासकर भाजपा की, जब न्यू पेंशन स्कीम लाया गया था 1/1/2004 से, तो उसका इफेक्ट कोई भी पेंशन स्कीम का इफेक्ट बाद में पता चलता है, क्योंकि एक कोई तो रिटायर करे, उसके बाद ही पता चलेगा कि क्या फर्क पड़ेगा। एनपीएस में जो लोग रिटायर किए उनको लगा कि ये इक्वल टू नो पेंशन स्कीम है, और इसी कारण से इसके विरोध में आवाज उठे। और खासकर यूनिवर्सिटी कॉलेज में आप देखो, अभी भी यूनिवर्सिटी में मांगे चल रही हैं। जहाँ तक आप बेसिक डिफरेंस की बात कर रहे हैं, देखिए दो डिफरेंस, हम तो एनपीएस को मानते ही नहीं है। अगर हम देखना चाहते हैं तो ओपीएस वर्सेस यूपीएस होगा। अगर ओपीएस से बेटर होगा तब यूपीएस को आना चाहिए। अगर ओपीएस से बेटर नहीं है, दो मामले में कम से कम यहाँ पर दिखता, अभी तो पूरी चीजें आई नहीं है, लेकिन कम से कम 3 चीजें हैं, 3 आधार पे हम कह सकते हैं। पहला कि ओपीएस कंट्रीब्यूटरी नहीं था, यूपीएस कंट्रीब्यूटरी है, जैसा कि एनपीएस है। नंबर 2, ओपीएस 20 साल के बाद आप पेंशन के अधिकारी होते थे, इसमें 25 साल कर दिया गया है। और तीसरा, टैक्स फ्री हुआ करता था ओपीएस, ये टैक्स फ्री नहीं है, अभी भी ये टैक्स फ्री नहीं है यूपीएस में। तो ये जो 3 मेजर डिफरेंस, तो बहुत कुछ आने बाकी है। मुझे लगता है कि सरकार चुनावों को देखकर हड़बड़ी में ये लाई है। और दूसरी बात ये है कि चूंकि उसको लाना चाहिए आठवां जो लेकिन आपकी पार्टी 2004 से सत्ता में थी ना। सवाल फिर वही उठता है ना कि क्यों ना इसे राजनीति से जोड़ा जाए, क्यों नहीं फिर कुछ कर दिया गया। सरकार में शामिल थे, रेल मंत्रालय था, क्यों नहीं फिर इस पर सवाल उठाया गया। आप आज सवाल खड़े कर रहे हैं इस पर क्योंकि आप विपक्ष में बैठे हैं। नहीं, सुन लीजिए नहीं, आप सुन लीजिए। पहली बात, कोई भी पेंशन स्कीम का इफेक्ट जब तक उसका इफेक्ट देखा नहीं जाएगा, ये तो सैलरी तो है नहीं कि कल ही मिलना शुरू हो गया। एनपीएस में शुरू से कहा जा रहा है कि ये नो पेंशन स्कीम टाइप है। सवाल यही है ना कि एक बार यूपीएस पर सवाल पहले ही खड़ा कर दिया। आप खुद कह रहे हैं कि डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपके पास अभी है नहीं, अभी इसे लागू होने दीजिए, उसके बाद देखा जाएगा कि इसका क्या असर होता है। उससे पहले ही सवाल खड़े किए जा रहे हैं। जो तीन इंफॉर्मेशन है वो अपने आप में सवाल के दायरे में है। पहली बात कि 20 साल उधर था, इधर 25 साल हो गया। तीसरा, ये टैक्स फ्री नहीं है। तो दूसरा, टैक्स फ्री नहीं है। तीसरा है कि कंट्रीब्यूटरी रहेगा। तो फिर ये तीनों समस्याएं तो यहाँ पर है ही। ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग जो है वो सोशल सिक्योरिटी सिस्टम या सामाजिक सुरक्षा की तरह है। ये जो इनको सैलरी बढ़ाने की जो कमिटी बनानी है वो नहीं बनाना चाहते हैं, जो कि ये साल 2024 में बनना चाहिए था कमिटी। हर साल जो 7 पे कमीशन के बाद 8 पे कमीशन बनना चाहिए, ये इनको 8 पे कमीशन का अनाउंस करना चाहिए, उसको ध्यान भटकाने के लिए। और चुनाव को नजर में रखते हुए ये चाहते हैं कि लोगों को लगे कि कहीं कुछ ना कुछ हम करेंगे। अभी ऐसा होने वाला नहीं है। आज की जनता पूरी तरह से यह मान चुकी है कि जो वायदे भारतीय जनता पार्टी ने किया है पिछले 10 साल में, वो चाहे नौकरी के मुद्दे पे हो, चाहे आय के मुद्दे पे हो, चाहे किसान के। आप देखिए कि किसान को 12 राउंड के बाद किसान के 3 बिल वापस हुए। अभी किसानों की बात हम नहीं कर रहे, लेकिन मेरा सवाल फिर वही है आपसे कि जब आपके पास पावर थी, जब आपके पास वो नहीं सुनिए मेरी बात, जब आपके पास सारी चीजें मौजूद थी तब आपने इस पर सवाल नहीं खड़ा किया। आज आप यहां बैठकर सवाल खड़े कर रहे हैं तो सवाल आपसे भी पूछा जाएगा। तेजस्वी यादव खुद सरकार में अभी कुछ दिन पहले तक शामिल थे, क्यों नहीं बिहार में आप लोगों ने इसे लागू किया? क्यों नहीं वहां पर आपने इसे कहा कि ये जरूरी है, ये केंद्रीय कर्मचारियों के लिए या राज्य कर्मचारियों के लिए हितकर है? सवाल इसीलिए मंशा पर और नियत पर उठता है। नवल किशोर जी, ठीक है, चलिए मेरे साथ 2 वरिष्ठ पत्रकार हैं, एक बार उनसे भी हम समझ लेते हैं कि एनपीएस के बाद अब ये यूपीएस कितना फायदेमंद और इससे लेकर सवाल आखिर क्यों। सबसे पहले विनोद अग्निहोत्री जी, आती हूँ। नवल जी, एक सेकेंड। देखिए, जो यूपीएस स्कीम आई है इसकी पृष्ठभूमि समझ लीजिए। जब एनपीएस आई थी तो एनपीएस को लेकर के बाद में लोकसभा चुनावों के पहले तक काफी कर्मचारी इसको लेके आंदोलित थे, असंतुष्ट कर रहे थे, उनकी बड़ी रैलियां हो रही थी। बिल्कुल। और तब सरकार ने कमेटी बनाई कि भाई इसकी एक कमेटी गठित की और उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट्स दी और रिपोर्ट के बाद ये एनपीएस स्कीम आई। तो निश्चित रूप से यूपीएस स्कीम आई। निश्चित रूप से एनपीएस की तुलना में यूपीएस ज्यादा बेहतर स्कीम है। इसमें कोई
शक शुबा नहीं है। अगर उन दोनों की तुलना करेंगे तो निश्चित रूप से बेहतर स्कीम है। इसीलिए कर्मचारी संघों में भी इसको लेकर के दो राय हैं। बिल्कुल, एक राय इसका स्वागत कर रही है शिवगोपाल मिश्रा वगैरह, और दूसरी राय कह रही है हमें ओपीएस चाहिए, ओपीएस से कम कुछ भी स्वीकार नहीं है। तो अब जब ओपीएस की आप तुलना करेंगे यूपीएस से, तो वहाँ ओपीएस आपको बेहतर स्कीम मिलेगी, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि ओपीएस में कर्मचारी को अपने जेब से कुछ भी नहीं देना पड़ता था। वो टोटली गवर्नमेंट फंडेड स्कीम थी और 2004 में उसको बदला गया, और इससे यूपीए के घटक दल भी बरी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि जो लायबिलिटी थी नहीं, उस पर भी तो सवाल है ना। मैं ये कह रहा हूँ कि यूपीए के जो घटक दल या यूपीए सरकार भी बरी नहीं हो सकती, क्योंकि इसके सारे नियम और रूल्स तो 2005 में फ्रेम किए गए मनमोहन सिंह सरकार के टाइम। स्कीम आई अटल बिहारी सरकार के टाइम, उसके बाद चुनाव हो गए, चुनाव के बाद उसको बढ़ाया यूपीए सरकार ने। तो ये कहना कि खाली इसका ठीकरा आप एनडीए सरकार पर फोड़े, वो गलत है। इसलिए जो है आज ओपीएस की जब आप बात कर रहे हैं कि ओपीएस होनी चाहिए, तो कर्मचारियों की मांग ओपीएस होनी चाहिए, क्योंकि जो 2004 तक के कर्मचारी जो रिटायर हुए हैं वो ओपीएस का लाभ ले रहे हैं। मैं खुद उसका, मेरी पत्नी सरकारी नौकरी में रही है, उनको मिल रहा है ओपीएस का लाभ, तो मैं जानता हूं उसके लाभ हैं। ये जो असली कहानी है कि जब रिटायरमेंट के बाद जो पेंशन, मंथली पेंशन खरीदनी पड़ेगी आपको कंपनियों से, 60% आपको मिलेगा फंड का, और 40% में आपको कंपनी से खरीदना पड़ेगा। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि आप पूरा का पूरा पैसा रख लीजिए सरकार, हमसे आप स्कीम मत खरीदवाइए और हमको आप पेंशन देते रहिए 50% एश्योर्ड। बात है यहाँ सरकार करे नहीं, आप जो है 60% आपको हम दे देंगे आपका पैसा, और 40% में आप कंपनी, तो बेसिकली कहीं ना कहीं कंपनियों के भी इंटरेस्ट इसमें इन्वॉल्व है। तो कुल मिलाकर के ये स्कीम जो है ओपीएस वर्सेस यूपीएस की अगर आप बात करेंगे तो ओपीएस बेहतर है, लेकिन अगर एनपीएस वर्सेस यूपीएस की बात करेंगे तो यूपीएस ज्यादा बेहतर है। ठीक है, इस पर मैं जवाब अजय आलोक से लूंगी, और जो आपने कहा कि यूपीएस से बच नहीं सकता, राजकुमार भाटी जी आप भी इसका जवाब दीजिएगा। पर हर्षवर्धन जी भी हमारे साथ हैं। सर, आपसे भी मैं समझती हूँ कि आपके नजरिए में ये जो बहस अब शुरू हो गई है कि नहीं ठीक है एनपीएस से बेहतर हो सकता है यूपीएस, पर ओपीएस से कम पर कुछ भी मजबूर नहीं, सिर्फ राजनीति सर, या इसमें कुछ और भी आपको नजर आ रहा है? नहीं शेरिन जी, देखिए मैं तो बड़ा आश्चर्यचकित हूँ कि ये बहस हो क्या रही है। यूपीएस एक अच्छी स्कीम है, कोई भी स्कीम सरकार किसी को पैसा दे तो बुरी कहाँ होती है। अपनी जेब से कुछ किसी की जेब में डाल दे तो बहुत अच्छा है। एक सवाल आप बार बार पूछ रहे हैं, न भाटी जी जवाब दे पा रहे हैं न नवल किशोर यादव, क्योंकि दोनों के दोनों लोग उसमें शामिल थे। अब चूंकि विनोद जी ने बता दिया कि उनकी पत्नी भी पेंशन स्कीम में थी, वरना मैं सोच रहा था कि 7 लोग जो विंडो में कटे हुए हैं अभी आपकी बहस में, 7 में अकेले नवल किशोर यादव मैं जानता हूं जो पेंशन पा पाएंगे। ये तो इस विंडो का खेल है, यानी एबीपी पर जो बहस हो रही है उसमें अकेले नवल किशोर यादव हैं, 7 में 1, जिनकी सरकार चिंता कर रही है। अब इसको और आगे ले चलते हैं। 22-23 लाख हैं कुल केंद्रीय कर्मचारी, 90-95 कुल मिला के होंगे, 1 करोड़ होंगे राज्य मिला के सब कर्मचारी। मैंने मान लिया कि चलो दबाव बनेगा, पॉपुलिस्ट पॉलिसी होगी, और 23 लाख मैंने मान लिया ना, 23 लाख और 65-70 और ओपीएस को भी अगर उसमें हम इंक्लूड करते हैं तो वो आंकड़ा और भी आगे पहुंच जाएगा। नहीं, ओपीएस की मैं बात नहीं शिरीन कंफ्यूजन नहीं करना है। ओपीएस एनपीएस मुझसे मत बात कीजिए, मैं जो कह रहा हूँ वो मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। मैंने कहा ना 7 लोग विंडो में कटे हैं, अकेले नवल किशोर के लिए सरकार काम करे, नवल किशोर यादव जी के लिए, क्योंकि वो प्रोफेसर हैं, वो सरकार से पेंशन लेंगे। बाकी इसमें किसी को पेंशन नहीं मिलने वाली। विनोद जी भी नौकरी कर रहे हैं, इनको पेंशन नहीं मिलेगी। हम तो खैर नौकरी कर ही नहीं रहे हैं, और भी जो लोग कर रहे हैं वो भी नहीं मिलेगी। अब सवाल ये है कि 142 करोड़ से अधिक के देश में जहां 5.5 करोड़ लोग नौकरी करते हैं, 5.5 करोड़ लोग नौकरी करते हैं, 1 करोड़ राज्य सरकार और केंद्र सरकार है, 4-4.5 करोड़ प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं। अब उनको क्या सरकार बिल्कुल देखने को तैयार नहीं। और इस सरकार से, मोदी सरकार से क्या उम्मीद थी? उम्मीद ये थी, और आज के समय में हर कोई चाहता है कि उसका बच्चा बढ़िया जाए, बड़े पैकेज पर काम करे, मोटी सैलरी लेकर आए। लेकिन एक तरफ हम कह रहे हैं कि बिजनेसमैन बिजनेस करने का काम बिजनेसमैन करेंगे, सरकार पॉलिसी बनाएगी, ये मोदी जी की कही बात थी। अब सरकार पॉलिसी बनाएगी और ऐसी पॉलिसी बनाएगी कि तुम सरकारी नौकरी की तरफ भागो। फिर क्या होगा? फिर हर कोई उसी के लिए भागो। होना क्या चाहिए था कि देश के लिए एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम आती, हर व्यक्ति को कॉन्ट्रीब्यूटरी तरीका होता, कोई तरीका निकाला जाता। ये ओपीएस यूपीएस इस तरह के जाल में फंसाकर आप देश को पीछे ले जा रहे हैं। इस स्कीम में कोई समस्या नहीं है, मैं मानता हूं बिल्कुल बहुत अच्छी स्कीम है, जो दिख रहा है वो बहुत अच्छा दिख रहा है।
लेकिन देश के लिहाज से हम जिधर बढ़ रहे हैं, हम डेवलपिंग से डेवलप्ड नेशन की बात कर रहे हैं और हम सारी चीज कर रहे हैं, सरकार निकाले किसी की जेब में डाल दे। नवल किशोर जी सारी जिंदगी तनख्वाह भी उठाए, पेंशन भी लें, हमें न तनख्वाह मिलेगी न पेंशन मिलेगी, और जो प्राइवेट सेक्टर में काम करेगा वो बेचारा बस ये देखे कि कैसे सोशल सिक्योरिटी, यानी सरकार कुछ लोगों के लिए काम करेगी। ये बिल्कुल खराब फैसला है नरेंद्र मोदी की जो बेसिक पॉलिसी। आप वाजिब सवाल उठा रहे हैं सर। हर्षवर्धन जी, एक स्कीम है बैंकों की अपनी, एक में आप जो है कोई भी व्यक्ति अपना कंट्रीब्यूशन दे करके और अपने लिए पेंशन एश्योर कर सकता है। वो बैंकों में आप तो जानते हैं, आप तो बिजनेस जर्नलिस्ट रहे हैं, नहीं भी, तो वो तो एक है। लेकिन नहीं, एक चीज मैं और इसमें जो है ना, आपने कहा ना 7 लोगों में खाली नवल किशोर जी हैं। देखिए, अगर अजय आलोक जी राज्यसभा में चले जाएं, हम तो शुभकामनाएं मेरी जाएं, या भारती जी राज्यसभा में चले जाएं, या विधान परिषद में चले जाएं, तो उनको तो पेंशन मिलेगी। या राजीव रंजन जी और नवल किशोर जी को। अजय आलोक जी, क्योंकि अब सवाल ये है, आपने कहा यूपीएस बेहतर, ये दरअसल केंद्रीय कर्मचारियों की जो आर्थिक सिक्योरिटी है उसको मजबूत करने का काम करेगा। तो यूपीएस अगर इतना ही अच्छा है तो फिर सांसदों और विधायकों को आपने ओपीएस में क्यों रखा हुआ है? उन्हें भी फिर यूपीएस के दायरे में ले आइए। शिरीन जी, अगर मेरा व्यक्तिगत मानना है, और मैंने तो बहुत बार अपील भी की है कि विधायकों, सांसदों, एमएलसी, एमएलए, ये जितना इनको किसी को पेंशन नहीं मिलनी चाहिए, तुरंत बंद कर देनी चाहिए। ये निर्णय सब पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री बैठ जाए, सब दल बैठ जाए, 1 रुपया पेंशन नहीं मिलना चाहिए। किस बात का पेंशन? आप समाज सेवा करने आए, जनता की सेवा करने आए, जनप्रतिनिधि, आपको जनता ने रिफ्यूज कर दिया तो फिर आप पेंशन किस बात का लीजिएगा? उन्हें तो एनपीएस में भी नहीं लाया गया, और आप कह रहे हैं उन्हें बाहर रखा जाए, उनको तो ओपीएस में ही रखा गया है, उन्हें तो एनपीएस तक में नहीं लाया गया। नहीं, उनको तो खत्म कर देना चाहिए। उनका तो पेंशन होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि विधान परिषद का ही पेंशन ले लेते हैं, एमएलए का ही पेंशन ले लेते हैं, गलती से पार्लियामेंट पहुंच गए तो 3 पेंशन एक साथ बहुत अलग बहस हो जाएगी। वो तो अलग ही है। सवाल मेरा ये होगा आपसे कि इस पर फिर पहल क्यों नहीं करती? वही कह रहा हूँ, ये तो इस पर फिर पहल करे पार्टी। आप जो कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि इन्हें बाहर रखा जाए। सब बिल्कुल नहीं, पहल होगी। शिरीन जी, बहुत सारे अच्छे काम मोदी जी के हाथ लिखे हुए हैं, बहुत सारे अच्छे बहुत सारे अच्छे काम मोदी जी के हाथों लिखे हुए हैं। ये काम भी मोदी जी के हाथों ही होगा, देख लीजिएगा, ये मान लीजिए आप। नहीं, वो कहकर आपने बहुत ही अच्छी तरह से मेरा सवाल घुमा दिया, लेकिन मैं चाहती कि आप इसका जवाब देते कि वाकई अगर यूपीएस में इतना दम है तो पहले जो आप एनपीएस लेकर आए उसमें भी आपको उन तमाम माननीयों को शामिल करना चाहिए था। इसीलिए ये प्रश्न यहाँ पर और ज्यादा खड़ा हो जाता है। हर्षवर्धन जी, अपनी बात पूरी कर लीजिए, फिर मैं राजकुमार भाटी जी के पास आती हूँ। देखिए, मैं जो बात कर रहा हूं, मैं अर्थशास्त्र का विद्यार्थी हूं। मेरा रुख सरकारों के निर्णय से नहीं पलटता है श्री। मैं पहले दिन से कह रहा हूं, कोई भी इस तरह की पेंशन स्कीम सरवाइव नहीं करेगी जिसमें सरकार पैसे दे रही हो। कब तक दे सकती है? आप इस बात को समझिए। हम लोग जब राशन जाता है, दूसरी सब्सिडी जाती है, तो उस पर तो खूब हल्ला कर लेते हैं, तब तो बड़े सब समझदार हो जाते हैं। और कर्मचारी कमाए उसके बाद, अरे कमाते आपको इतनी सद्बुद्धि ईश्वर नहीं दे सकता है? इतना बड़ा वर्ग है जो प्राइवेट सेक्टर में नौकरी कर रहा है, वो कैसे अपने लिए करता है? और सरकारों को चाहिए कि सबके लिए सोशल सिक्योरिटी स्कीम लाएं। वहां हमको जाने की जरूरत है। बहुत से लोग प्राइवेट सेक्टर में रहते हैं जो अंतिम समय में अशक्त हो जाते हैं, उस वक्त उनके पास कोई जरिया नहीं होता। और मैं समझ नहीं पा रहा हूं, आपने जो सवाल पूछा उसको क्यों सब टाल दे रहे हैं। अरे भाई, विपक्ष आंदोलन क्यों नहीं करता कि ये मोदी जी और उनकी पार्टी के लोग सब डबल ट्रिपल पेंशन ले लेंगे? हम इसके विरोध में जाते हैं, क्यों नहीं कर रहे सब? राजकुमार भाटी से जवाब लेती हूँ सर इसका, क्योंकि विपक्ष अगर उस पर सवाल उठा रहा है तो क्या वो भी सिर्फ वो गिने चुने। एक चीज जोड़ दूं मैं। हाँ सर, राजकुमार भाटी जी देखिए, मैं हर्षवर्धन जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि इस पे उठना चाहिए मुद्दा, लेकिन जब जब विधायकों और सांसदों के भत्ते बढ़ाने की बात हुई, सांसदों के, तो सिर्फ एक सांसद थे जिनका जिक्र करना जरूरी है। अजय आलोक जी जानते होंगे, झारखंड के एके रॉय, जिन्होंने हमेशा इसका विरोध किया। बाकी पूरी संसद ने ध्वनि मत से और एक मत से पास किया उनके भत्ते। धनबाद के सांसद का जिक्र आप कर रहे हैं। राजकुमार भाटी जी, इसका जवाब दीजिएगा। राजकुमार भाटी, नहीं, बड़ी गजब की थ्योरी लेकर आई जा रही हैं। अब अजय आलोक जी ने तो कह दिया कि विधायकों और सांसदों की पेंशन की योजना खत्म हो जानी चाहिए, उसकी कोई जरूरत ही नहीं। करेगा कौन भैया? आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हो, शायद ये भूल गए हो, आप बोलते हो जोश में बोल गए। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है देश में भी और कई राज्यों में भी, तो आप कराइए, एक प्रस्ताव लेकर आए मोदी जी जो संसद के अंदर के कोई स्कीम नहीं होगी।
दूसरे हर्षवर्धन जी जो थ्योरी दे रहे हैं कि कुल 1 करोड़ कर्मचारी हैं जिनका इससे हित जुड़ा हुआ है, तो थोड़े लोगों का हित जुड़ा हुआ है तो उसका हित को अवॉइड कर दिया जाए। भाटी जी आप साथ देंगे ना? भाटी जी आप साथ देंगे ना? चलो मैं कह देता हूँ हम साथ देंगे, आप लेके आओ। आप साथ देंगे ना? तो बोलता रहूं मैं। बहुत अच्छा, लेकिन चलिए धन्यवाद। ऐसे डिस्टर्ब मत करें। धन्यवाद। मैंने आपके बीच में एक शब्द नहीं बोला। आपकी बहुत खराब आदत है कि आप दूसरे लोगों को डिस्टर्ब करते हैं। बात पूरी कीजिए राजकुमार भाटिया। देखिए अब हर्षवर्धन जी जो कह रहे हैं उसके अगर सवाल तो ये है नहीं कि जो सरकारी कर्मचारी है, अब सरकार ये कल्पना करके तो कर्मचारी रखती नहीं है कि ये रिश्वत लेटेंगे या कमाई करेंगे, ऊपरी कमाई करेंगे। सरकार तो ये मान के चलती है कि अपना पूरा जीवन सरकार की सेवा में, जन सेवा में लगा देगा कर्मचारी, पूरा जीवन लगा। और उसमें बहुत सारे होते भी हैं, कुछ लोग होते हैं जो भ्रष्ट होते हैं, सब तो होते नहीं। 90% लोग तो ईमानदारी से नौकरी करते हैं, और ईमानदारी से नौकरी करने के बाद जब रिटायर होंगे तो उनका भविष्य असुरक्षित छोड़ दिया जाएगा। उनकी ना कोई इलाज की व्यवस्था होगी, ना कोई खर्चे की व्यवस्था होगी। तो ये क्या होगा, या तो लोग पलायन करेंगे या लोग दूसरे रास्ते अपनाएंगे, 2 नंबर के रास्ते अपनाएंगे। तो इस दृष्टिकोण से ये जन कल्याण की योजना है। ये सरकारी कर्मचारियों का हित करना सरकार का काम है, दूसरे लोगों का भी हित करना सरकार का काम है। किसान के लिए भी योजना बनाए, मजदूर के लिए भी बनाए, अन्य लोगों के लिए भी बनाए। लेकिन जो हर्षवर्धन जी कह रहे थे मुझे वो बिल्कुल उचित नहीं लगी, बात तर्कपूर्ण नहीं लगी कि देश की 140 करोड़ आबादी है और कुल 1 करोड़ लोगों को मिलती है। 140 करोड़ में 40 करोड़ के करीब तो 18 साल से कम आयु के होते हैं। 40 करोड़ ऐसे होते हैं जो 60 साल से ऊपर होते हैं, जो नौकरी लायक नहीं रहते। कुछ स्टूडेंट होते हैं, कुछ दूसरे काम कर रहे होते हैं। उनमें से 4-5 करोड़ लोग मुश्किल से नौकरी लायक होते हैं, जिनमें से अगर 1 करोड़ सरकारी कर्मचारी हैं तो उन हर कर्मचारी के पीछे भी एवरेज 5 लोग जुड़े होते हैं परिवार में। तो ये 5 करोड़ लोगों के हित का सवाल है। सवाल ये नहीं है कि बहुत थोड़े से लोगों का हित का सवाल है। और असली सवाल ये है कि सरकार को अपनी योजनाएं ऐसी रखनी चाहिए जिससे किसी का अहित ना हो, किसी का नुकसान ना हो। बोलिए हर्षवर्धन जी, 30 सेकंड में अपना जवाब दीजिएगा। देखिए मुश्किल यही है कि भाटी जी ने मेरी बात आ रही हूं नवल किशोर आपके पास। दिया, नेता है तो यही करेंगे। मैंने कहा कि 22-23 राजीव जी आ रही हूं, 1 मिनट दीजिए बस। बहुत जुड़ जाएगी तो 1 करोड़ होगा। 4.5 करोड़ लोग प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं। सर एक अलग विषय है, उस पर हम फिर कभी बैठकर इस पर बात करेंगे। लेकिन अभी हम एमपीएस और यूपीएस पे बात कर रहे हैं। सबके लिए योजना लाना ये सरकार की जिम्मेदारी। ठीक है, राजीव रंजन जी आइए अब आप। देखिए अभी जो बातें भी कही जा रही हूँ, मैं एक बात समझ नहीं पाता हूँ कि ठीक है ओपीएस अगर विपक्ष की दृष्टि में बेहतर है तो देश में हिमाचल के सिवाय कहाँ ये लाभ दे पा रहे हैं। अनेक राज्यों में इंडिया के अलग अलग घटक दलों की सरकारें हैं। कांग्रेस की सरकारें निसंदेह अगर आप कहें छत्तीसगढ़ और राजस्थान में उनकी सरकार नहीं है, लेकिन जहां भी उनकी सरकार है हिमाचल के सिवाय ऐसा तो वो कहीं नहीं कर पा रहे हैं। और वायदे तो सब करते हैं, लेकिन जब आपके पास सत्ता में आप होते हैं तो उसको क्रियान्वित करने के लिए संसाधन है, आप फैसले लेते हैं, उनका क्रियान्वयन कर पाते हैं। विपक्ष में है केवल बातें करते हैं। तो ये दोहरे मानदंड भी जनता समझती है। आप 2005 में ये सही कहा, ये बिल्कुल सच है कि 2004 में अटल जी के समय में अगर कोई बात हुई, कोई फैसला लिया गया, लेकिन क्रियान्वयन की पूरी अवधि तो यूपीए की सरकार के दौरान हुआ। आप हर बार जब सत्ता में होते हैं ये सारे मसले बंद हो जाते हैं, और उसके बाद जब आप विपक्ष में होते हैं तो शोर शराबा आप शुरू करते हैं। और मैं एक बात, हर्षवर्धन जी की बात से बहुत सारे लोग सहमत नहीं हो, लेकिन मैं एक बात जरूर मानता हूँ कि जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो लोग भी काम कर रहे हैं, और खास करके केंद्र और राज्य सरकारों के जो कर्मचारी हैं, शायद जो हिंदुस्तान जैसे देश में जहां आम लोगों के लिए आज भी कई सपने हकीकत में बदल पाना आसान नहीं होता है, वहां एक सरकारी कर्मचारी सबों से बेहतर जीवन जीता है तो देश के लिए कुछ न कुछ थोड़े त्याग और उत्सर्ग की भावना उनके अंदर भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हर समय विपक्ष उनको उकसाए और वो उकसावे के जाल में वो फंसे। मैं अब इसका जवाब ले लूं, फिर आते हैं सर की बेहतरी के लिए बहुत ही अच्छे फैसले। ठीक है सर, लेकिन आपने जो सवाल खड़ा किया कि विपक्ष सिर्फ तभी सवाल क्यों उठाता है जब वो विपक्ष में होता है, और जिन जिन राज्यों में उनकी सरकारें रही हैं या फिर हैं अभी भी, इससे पहले थी,
तब आपके मुंह से इसे लेकर आवाज क्यों नहीं उठी? नवल किशोर, आप इसका जवाब दीजिए। नहीं, ऐसा बात नहीं है। जब भी कोई भी पहल या पॉलिसी इनिशिएटिव आता है तब तक सवाल उठते हैं, और जो विपक्ष में होता है वही सवाल उठाएगा। जो पक्ष में होगा या पक्ष में बोलने वाले या अलग तरह की बात रखने वाले जैसे हर्षवर्धन जी हैं, वो तो सवाल उठाएंगे नहीं, सवाल तो विपक्ष से उठाएगा। अब सवाल सही है कि गलत है, इस पर विचार करना चाहिए। पहली बात यह है कि जहाँ तक हर्षवर्धन जी ने जो प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर का डिबेट किया, दोनों अलग अलग है सर। प्राइवेट सेक्टर की अपनी कंडीशंस है, अपनी एलिजिबिलिटी है, पब्लिक सेक्टर की अलग है। दोनों एक दूसरे क्या ऑल इंडिया प्राइवेट सेक्टर कमीशन कोई है क्या? कोई जो तरीका है, तौर तरीका है जिसके आधार पे हम नौकरी करते हैं, वो नौकरी करने के पहले दिया जाता है। सारी शर्तें जो है उस पर सिग्नेचर होता है, गवर्नमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसके आधार पर नौकरी करते हैं। आप किसी को देते नहीं है, जो भी उसका हक है, जो एकदम कॉन्ट्रैक्ट के आधार पे है, वही उसे मिलता है। सोशल सिक्योरिटी सिस्टम तो अमेरिका जैसा पूंजीपति राज्य में भी है। ऐसा तो है नहीं कि सोशलिस्ट या कम्युनिस्ट ये प्रपोजल है। जो कर्मचारी है उसका जो अधिकार है, राइट टू हैव ए जस्ट लाइफ, जब वो नौकरी से बाहर निकलता है, सेवानिवृत्त होता है, तो ये यही की बात नहीं है। आप कहाँ इसको मिक्स करते हैं? आप बताइए ना, प्राइवेट सेक्टर में जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, CSR है, उसको क्या कहा गया है और उसका क्या उपयोग होता है, सब जानते हैं उसको। आप पूरा प्राइवेट सेक्टर में अपने कहानी है। आप बताइए, कोई रिजर्वेशन नहीं है, जवाब दीजिएगा। आप आरजेडी के प्रवक्ता के तौर पर बैठे हुए हैं, जो आज आप बात यहाँ बैठकर उठा रहे हैं, आपने इससे पहले इसकी चर्चा कभी की है? आपने इससे पहले कभी इसका जिक्र किया है? हर्षवर्धन जी ने ये यहाँ पर सवाल उठा दिया तो आप इस पर बात अपनी रख रहे हैं, लेकिन कभी आप लोगों ने खुद से इसको लेकर कोई पहल की है क्या? जो आप कह रहे हैं कि सोशल सिक्योरिटी सबके लिए होनी चाहिए, पहले क्यों नहीं आपके एजेंडे में कभी आया? नहीं, वो दिया हुआ है। और जब सोशल सिक्योरिटी की बात आई है, भारतीय जनता पार्टी ने मनरेगा के साथ क्या किया है आप देख तो लीजिए। अब कोई भी पॉलिसी है, एक बार आई 2000 में अटल जी ने पेंशन खाया, मोदी जी आए नौकरी खा गए, ये पूरा देश जानता है। इसमें कहने की क्या बात है? पॉलिसी की जो बात है, जब कभी भी कोई पॉलिसी आता है उस समय सवाल उठाए जाते हैं। अभी ओपीएस वर्सेस यूपीएस में जो कमियां हैं हम बता रहे हैं आपको, इसमें आपको समस्या क्या है? तो फिर आप राजीव रंजन जी की भी इस सवाल का भी जवाब दीजिए कि भाई जब आपके हाथ में पावर थी तब क्यों नहीं ओपीएस को आपने हर जगह लागू कर दिया? ठीक है, विनोद अग्निहोत्री जी आप कुछ कहना चाह रहे थे और इसका भी आप जवाब दीजिएगा कि ये आप एक प्राइवेट सेक्टर को अलग थलग, मतलब ये भी अब इसके साथ एक नई चर्चा शुरू हो जाएगी क्या? मोदी नहीं, नीतीश जी से पूछ लीजिए ना वो क्या करते हैं। मैं तो आपसे पूछूंगी ना, आप यहाँ पर इस वक्त जिसके प्रवक्ता हैं उससे जुड़ा हुआ सवाल मैं पूछूंगी। राजनीतिक दल अपने स्टैंड सुविधा अनुसार बदलते हैं। जब क्या कर रहे हैं? अरे सुनिए भाई, अच्छा ठीक है, सुन लेते हैं। राजनीतिक दल सुविधा अनुसार अपने स्टैंड बदलते हैं। अब जैसे मैंने कहा कि यूपीए की सरकार के समय ये लागू हुई, अब आज वो विरोध कर रहे हैं। अब राजीव रंजन जी की पार्टी जब इंडिया गठबंधन में थी तब ये भी ओपीएस की बात करते थे। कितने बयान में दिल्ला त्यागी जी बैठ के हम लोगों के साथ और बाकी प्रवक्ता करते थे ओपीएस होना चाहिए। आज वो यूपीए समर्थन में, तो ये राजनीतिक दलों का अपना सुविधा का खेल है। हर्षवर्धन जी की बात में दम है। उनका कहना है कि सोशल सिक्योरिटी नेट देश के हर व्यक्ति को मिलना चाहिए। ये बड़ी बात है। उसमें सरकारी कर्मचारी भी हो, गैर सरकारी कर्मचारी भी हो, उसमें ऑर्गेनाइज सेक्टर भी हो, अनऑर्गेनाइज सेक्टर भी हो, असंगठित क्षेत्र भी हो। ये महत्वपूर्ण बात है। सरकारों को, राजनीतिक दलों को इस दिशा में काम करना चाहिए मिल करके कि जो सामाजिक सुरक्षा का जो दायरा है वो जो है वो सबको मिले। जैसे एक आयुष्मान योजना के तहत केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य का दायरा दिया है। अशोक गहलोत ने 25 लाख का वहां दिया था राजस्थान में स्टेट गवर्नमेंट। जो काम सरकारें अच्छा कर रही है उसको कहना चाहिए। अगर केंद्र सरकार ने आयुष्मान योजना की है या उन्होंने 25 लाख का किया था तो उसका उल्लेख करना चाहिए। हम लोगों को तो कम से कम करना चाहिए, बाकी राजनीतिक दल करे चाहे ना करें। हम तो मैं हर्षवर्धन जी की बात से सहमत हूँ इस बात से कि सोशल सिक्योरिटी का दर का नेटवर्क सारे देश के लोगों को मिलना चाहिए। और रही बात यह कि सरकारी कर्मचारी त्याग करते हैं, वो करते हैं, त्याग पहले नेता करें। अपनी सारी पेंशन छोड़े, सारी सुविधाएं छोड़े, सारे भत्ते छोड़े, वो तो समाज सेवा के नाम पर राजनीति में आते हैं। आप उस क्लास 4 के एम्प्लॉय से त्याग करवाना चाहते हो जो किसी दफ्तर में जो है वो चपरासी है या बाबू है और सारी जिंदगी जो है ईमानदारी से काम करता है। तो मुझे लगता है ये बात सही है कि सोशल सिक्योरिटी का नेट तो उसका दायरा बढ़ना चाहिए। और उसके लिए जब हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं तो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का फायदा नीचे तक पहुंचना चाहिए ना। कैसे पहुंचेगा? ऐसे ही तो पहुंचेगा। ठीक है हर्षवर्धन जी, लेकिन कैसे होगा ये? आपने एक
ये जो महत्वपूर्ण सवाल आपने उठाया है उस पर हम बात कर रहे हैं, लेकिन ये दायरा कैसे बढ़ेगा और ये सबके लिए हो, ये कैसे सुनिश्चित होगा? देखिए, मुझे लगता है कि कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। कोई भी चीज सरकार अपने खाते से बजटरी एलोकेशन करके देती रहे वो बहुत समय तक चल नहीं सकता। ओपीएस खत्म क्यों हुआ? और यूपीए सरकार में बहुत बड़े बड़े अर्थशास्त्री थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह, मोटेन सिंह अहलुवालिया, रघुराम राजन, कौशिक बसु, ये सब के सब वो सारी बातें जो ये कही जा रही है, जिसको आज विरोध कर रहे हैं लोग, इन्हीं लोगों ने लागू किया था। क्योंकि कोई भी सरकार लंबे समय तक इस तरह से पैसे नहीं डाल सकती। आप कॉन्ट्रीब्यूटरी स्कीम रखिए, आप देश में ज्यादा से ज्यादा रोजगार के अवसर पैदा कीजिए, आप तय कीजिए कि उनको जरूरत पे जिसकी उतनी हैसियत नहीं है वो उसको आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं का लाभ मिले, जो बहुत अच्छी योजना है। मुझे लगता है उस तरफ देश बढ़ रहा था। ये मोदी जी को मैं मानूंगा कि जो उनकी पॉलिसी थी उसके विरुद्ध है, ये अच्छा नहीं मानता हूं मैं। और कम से कम नरेंद्र मोदी की सरकार के लिए तो बिल्कुल अच्छा नहीं मानता हूं, क्योंकि वो साहसी और देश को आगे ले जाने वाला निर्णय ले रही थी, ये पीछे ले जाने वाला निर्णय है। फिर इसी तरह की पॉपुलिस्ट डिमांड बढ़ेगी। अजय आलोक जी, जवाब दीजिए इसका जो हर्षवर्धन कह रहे हैं यहाँ पर। सबसे देखिए, हर्षवर्धन जी को भी कोई बताता हूँ, और अभी जो मेरे मित्र ने कहा, आरजेडी के प्रवक्ता ने कहा कि अटल जी आए तो पेंशन खा गए, मोदी जी आए तो नौकरी खा गए। अगर इनकी बात में सच्चाई होती तो क्यों यूपीएस लाना था? नहीं लाना था। जब नौकरी या पेंशन हम खा ही गए तो यूपीएस लेके क्यों आए? उसके पहले बोल रहे थे कि ये चुनाव को देखते हुए यूपीएस लाया गया जनता को। तो एक तरफ ये कह रहे हैं कि चुनाव को देखते हुए अगर हम यूपीएस लेके आए तो मतलब यूपीएस अच्छी चीज़ है, जनता हमसे प्रभावित होगी। और फिर कहते हैं कि नौकरी भी खा गए, पेंशन भी खा गए। तो कुंठा से ग्रसित होकर कोई डिसीजन आप नहीं ले सकते हैं। और हर्षवर्धन जी, ये कोई रेट्रोग्रेटिव स्टेप्स नहीं है। हम वेलफेयर स्टेट हैं, और केंद्र सरकार के कर्मचारी हों चाहे राज्य सरकार के कर्मचारी हों, ये कर्मचारी सरकार की जिम्मेदारी होते हैं, और आपको इन जिम्मेदारियों को वहन करना पड़ेगा। प्राइवेट सेक्टर्स में भी, चाहे आप टाटा में, बिरला में या किसी भी बड़े कॉर्पोरेट में काम करते हैं, आपको हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड दिया जाता है। आप पे कोई भी खर्चा, कोई भी बीमारी हो जाए तो वो कंपनीज उठाती है। मैं एज अ डॉक्टर कम से कम ऐसे 200 से ऊपर मामले जानता हूँ जहाँ बिल 25-25 लाख के ऊपर चला जाता है। इसी दिल्ली के अपोलो अस्पताल में, मैक्स अस्पताल में कंपनी बेयर करती है। तो सोशल सिक्योरिटी का ख्याल करना हर सरकार का दायित्व है। सरकार इसलिए होती है क्योंकि हम वेलफेयर स्टेट है, हमें करना है। पेंशन एक सिर्फ आर्थिक जरूरत नहीं है, एक सामाजिक जरूरत भी है जो वृद्धावस्था में सबको मिलनी चाहिए। और आपका बहुत अच्छा सवाल है कि सोशल सिक्योरिटी जिस तरह से अमेरिका में अपने सिटीजन्स के लिए, यूके में है, उस पर दिशा पर भी पहल करनी चाहिए। उसी दिशा में आयुष्मान कार्ड को बढ़ाते हुए 70 वर्ष की उम्र के लोगों को भी इसमें शामिल किया गया है। अब ये दायरा धीरे धीरे बढ़ चुका है, हम इसमें आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए, क्योंकि अब इस पर बहस एक अलग से हो सकती है कि सोशल सिक्योरिटी में फिर कुछ ही लोगों को क्यों देखा जाए, फिर वो पूरे देश के लिए आखिर क्यों नहीं होना चाहिए, ये भी एक अलग बहस का विषय है।